Today we will be studying about two important things. One is formation of Congress, and then we'll study about Lord George Curzon. Okay, and since we will be studying Lord George Curzon, we'll be also studying about partition of Bengal. कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? 1905। ठीक है, क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल को फॉलो किया गया था या इसको वापस इट वाज टेकन बैक? It was taken back. Which Taken year? back. 1911. 1911. Why taken back in 1911? Any idea? देखो, दो लोगों का दिल्ली दरबार हुआ है। दिल्ली दरबार, एक दिल्ली दरबार किसका हुआ है? क्वीन विक्टोरिया। कब हुआ है? कल बताया हूं मैं, 1877. 1878। 78 ना, दिल्ली दरबार। यहाँ पे इनको बोला गया, शी वॉज गिवन प्रोक्लेम्ड द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया। He proclaimed the title of proclaimed the title of Empress of India. इंडिया, ठीक है। दूसरे बार ग्रैंड दिल्ली दरबार कब होता है? 1911। जॉर्ज फिफ्थ और जॉर्ज पंचम, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। तो इस समय आपका बंगाल क्या होना चाहिए? क्वाइट होना चाहिए। एंड बंगाल में कौन सा था आपका कैपिटल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था? उसको मूव कर दिया गया कोलकाता से, कलकत्ता से दिल्ली। व्हाई? बिकॉज there was so much of movement against partition of Bengal, and the sense of Bengali nationalism was so high that it became difficult for East India Company to operate from Kolkata. That's the reason division of Bengal was diluted. Okay, so let's begin from formation of Congress. ठीक है, आपको जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से आएंगे। ठीक है, तो मोस्ट पॉसिबल आपको अभी पूरा ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखना है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड इन 1884 by A.O. Humes
सर 85 में नहीं है क्या? 1884 में फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसका कॉन्फ्रेंस 85 में हुआ है, ठीक है। एओ ह्यूम, ही वॉज ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, ठीक है। कौन था लॉर्ड डफरिन, था उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। जब इसको बना लिया एओ ह्यूम्स ने, तो इसने इनविटेशन भेजा, ठीक है, टू द प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स, ठीक है। प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स को इसने इनविटेशन भेजा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स को इसने इनविटेशन भेजा। ठीक है। और उन लोग को बुलाया कहाँ, उसने इनविटेशन भेजा भेजा कि आओ पुणे, हम लोग पुणे में मिलते हैं, ठीक है, और न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे, ठीक है, दिसंबर ऑफ 1885, ठीक है, फर्स्ट सेशन। क्यों बॉम्बे जाना पड़ा? क्योंकि पुणे में आउटब्रेक हो गया कॉलरा का, ठीक है। और इस सेशन में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, ठीक है। इससे पहले एओ ह्यूम्स ने जो बनाया था उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1885, ठीक है। एओ ह्यूम्स ने जो बनाया था वो है इंडियन नेशनल यूनियन 1884, ठीक है। ये इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ है? बॉम्बे में हुआ है, ठीक है। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जिस भी प्रांत में, जिस भी स्टेट में सेशन होता है ना, प्रेसिडेंट वहां का नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरह का प्रेसिडेंस है, ठीक है। इनको इसलिए बनाया गया बिकॉज द कॉन्फ्रेंस वॉज टेकिंग प्लेस इन बॉम्बे, ठीक है, प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस। सो दैट्स द रीजन। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, एक स्टूडेंट, जस्ट अ मोमेंट, मुझे म्यूट करने दीजिए। हाँ हेलो, सॉरी, एक्चुअली देयर वाज वन स्टूडेंट, उसका इशू हो गया था, तो इसलिए पंकज सर से मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो जो भी प्रोविंस में आपका सेशन होता है कांग्रेस का, तो वो वहां का प्रेसिडेंट नहीं होता, ये प्रेसिडेंस चला आ रहा है, ट्रेडिशन एक तरह का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए जब किसी ने पूछा तो मैंने उस समय मना किया। देखो, इंडियन नेशनल यूनियन
1884 में बनाया है। किसने बनाया उसको? एओ ह्यूम ने बनाया। ठीक है। एओ ह्यूम ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, 1885 में बनाया। तो कांग्रेस का पेरेंट पार्टी कौन सा हुआ? इंडियन नेशनल यूनियन हुआ। ठीक है। कांग्रेस किससे बना है? उसी से बना है। ठीक है। और कहाँ बना है? बॉम्बे में बना है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, एओ ह्यूम वॉज फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, करेक्ट। एओ ह्यूम वॉज फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, करेक्ट। ठीक है। बोथ वेर फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन। डफरिन, करेक्ट। ठीक है। बॉम्बे में जो हुआ था तो वेन्यू क्या था? व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ कॉन्फ्रेंस? ये स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है या एसएससी एग्जामिनेशन में। तो जीटी संस्कृत कॉलेज। जीटी क्या है? गोकुल दास तेजपाल। ये आपको यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। पर आपको बता दिया जा रहा है क्योंकि आपका स्टेट पीसीएस पूछ ले। ठीक है। कितने डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया? 72। ठीक है। उसके बाद एक प्रेसिडेंस क्या सेट होता है? एवरी ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड। दे मीट एवरी ईयर फ्रॉम 1885 ऑनवर्ड। ठीक है। अब इसमें दो तरह का लोगों का कहना है कि एओ ह्यूम्स was a retired civil servant. He had backing of Dufferin. So he created Congress. Why? Congress will have representation from people of India, from educated elite section, those who are middle class. So these people will let the people at the upper echelons of power, that is the Britishers, about any dissatisfaction among the masses. And that will be taken care of. That will be taken care of. क्योंकि 1861 में क्या आ गया? इंडियन काउंसिल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन दे दिया है इंडियन को। बोला है, दिया नहीं है। ठीक है। तो डिससेटिस्फैक्शन एमंग जो मासेस होगा वो पता चल जाएगा। तो देयर विल बी नो सच सिचुएशन लाइक 1857। ठीक है। तो इस चीज को कैसे देखा गया? सेफ्टी वॉल्व के तैसा। देखो, प्रेशर कुकर देखे हैं? ऑल ऑफ यू यूज प्रेशर कुकर। ठीक है। दाल बनाने के लिए तो सबको यूज करते हो। मटन बनाने के लिए कोई कोई लोग यूज करता होगा। फ्यू ऑफ यू माइट बी वेजिटेरियन। ठीक है, हो जाता है। कुछ कुछ आदमी आजकल हम देखें अरुणाचल में भी वेजिटेरियन हो रहा है, आसाम में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। ठीक है। तो जैसे प्रेशर बिल्डअप होता है तो ये क्या होता है? एयर रिलीज होता है। ठीक है। अगर एयर रिलीज नहीं होगा क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा।
तो कांग्रेस का काम वही है जो सीटी का काम है, विशल का काम है, सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। इस थ्योरी को किसने प्रोपोगेट किया था? दिस थ्योरी वॉज प्रोपोगेटेड बाय लेटर ऑन लाला लाजपत राय। ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, 1885 से 1905 तक ये एक मॉडरेट फेज रहा है। What differentiate the moderates from the extremist leaders? They What are differentiates? अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा, अरे जवाब दो ना, मैं किसी को इतना डांटता भी नहीं हूं कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। गलती यहां करोगे तो एग्जामिनेशन में याद रहेगा कि ब्लंडर कहाँ किया है। व्हाट वाज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस? ये तो बताओ। आइडियोलॉजी डिफरेंस था, ठीक है, क्या था? देखो, मॉडरेट्स जो थे ना, they believed in the British sense of justice and democracy. They believed in just idea of justice and democratic value of Britain. ठीक है, which resulted in India Council Act 1892। ठीक है, इसमें क्या बोला कि देंगे इंडियंस को भी इंडियन काउंसिल में, काउंसिल ऑफ इंडिया में जगह मिलेगी। ठीक है, और दीज पीपल विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इलेक्टेड, ठीक है, यहां पे जगह कंफर्म कर दिया गया। 1861 जब बना था इंडियन काउंसिल एक्ट 1857 के बाद, तो क्या बोला था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रहेगा। ठीक है, उसको असिस्ट करने के लिए 15 लोग रहेंगे। पहले बोला था 15 में से क्या था, 7 + 8। 8 कौन था? 1858 एक्ट में बना था ना। 8 कौन था? 8 था जो क्राउन जिसको बोले, और 7 जो था डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ठीक है, तो 1861 में चार्टर्ड एक्ट 1858 के बारे में क्या बोला, क्या इंडियंस को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दो। यहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया। कैसे दिया? इनडायरेक्टली इलेक्टेड इंडियंस। ठीक है, 1861 में बोला कि इंडियंस को भी मिलना चाहिए। ठीक है, यहां पे बता दिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड इंडियंस को मिलना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी सफलता है आपका मॉडरेट्स की। ठीक है, मॉडरेट्स किसमें विश्वास करता था? उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? आप लोग सुने होंगे 3 P के बारे में। आप लोग prayer, सुने होंगे ना, petition, देयर वर protest. 3 P ऑफ द मॉडरेट्स। व्हाट वेयर देयर? प्रेयर, बाकी तो बताओ। Petition, और
can protest. There were 3 P's of the moderates. ये उनका आइडियोलॉजी था. They would pray to them, they would send petitions to them, and they would protest peacefully. ठीक है? To know about their dislikes. आपको पता है एक बुक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. Any idea who wrote this book, Un British Rule in India? Dadabhai Naoroji. Yes, Dada Bhai Naoroji. Why he called it un-British? Because these people have got educated abroad in London, and there they saw that the British were upholders of democracy and justice. Law, equality of law. Okay, so there they understood that the Britishers are not aware of the rule which is happening in India, and that's the reason he wrote about un-British rule in India. Who said that there was drain of wealth from India? Who said that there was drain of wealth from India? Dadabhai Naoroji. Naoroji. तो ये सब समझा ये लोग को, इस लोग को टाइम लगाना जी. उस टाइम को मैच्योर होने में समय लगता है. कब बना है कांग्रेस? 1884 इंडियन नेशनल यूनियन. उसके बाद 1 साल लगा कांग्रेस के फेवर में इन लोग को बनाने में, टाइम सबको कन्विंस करने में. उसके बाद इन लोग को लगा 1905 समझने में कि प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट विल नॉट गिव एनी रिजल्ट. ठीक है, 1905 में क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल. और इसके रिएक्शन में क्या मूवमेंट हुआ? Swadeshi. स्वदेशी. हु वाज लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? Extremist. सुरेंद्र नाथ बनर्जी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी. एक्सट्रीमिस्ट तो अभी बनेगा भाई सूरत स्प्लिट के बाद, उससे पहले कहाँ है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब 1905 में बनाए स्वदेशी मूवमेंट और उसके खिलाफ करने लगे तो इनका नाम चेंज हो गया, सरेंडर नॉट बनर्जी. क्या? तो इट टेक्स 20 years टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड ए मूवमेंट. ठीक है, तो जो मॉडरेट्स कर रहे थे ना, वो भी गलत नहीं कर रहे थे. यू आर स्मार्टर देन योर फादर, पेरेंट्स, पेरेंटल जनरेशन. they can't book Uber on phone, they can't book फूड ऑन फोन. कर सकते हैं क्या आपके फादर? कुछ के पेरेंट्स एडवांस होंगे, वो अलग बात है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कैन योर पेरेंट्स बुक कैब ऑन उबर और फूड ऑन उबर? No, sir. बट यू कैन, राइट? नेक्स्ट जनरेशन अपना लिविंग इन पार्टनर तक फोन को बुक कर लेगा. इनफैक्ट लोग कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर डेट यूजिंग फोन, राइट? The technology has changed relationship, human relationship, right? The things are evolving fast,
but that may look very uncalled for your parents. For them, meeting someone unknown using some dating app on phone is totally unethical or uncalled for. Okay, because now even relationship has gone for a change, vital change, because of technology, because of globalization. आपके दादी के समय में डिवोर्स था क्या? सुना भी नहीं होगा उन्होंने. व्हाट इज डिवोर्स, राइट? आपके मम्मी पापा लोग के समय में डिवोर्स ही सुनते थे तो बहुत बड़ा बात हो जाता था. आज लिव इन पार्टनर सुनते थे जब हम लोग 20-21 साल के थे तो बड़ा बात था. आज हर दूसरे घर में दिल्ली में अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं. इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट लीगल एंटिटी. सो सो ऑल्सो कांग्रेस जो मूवमेंट बिल्ड कर रही थी पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट का, इट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड. इनफैक्ट ये टाइम था मैच्योरिटी का जब लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज पहुंचा. ठीक है, तो इसके लीडर्स कौन कौन है वो आपके एग्जाम में आता है, वो लिख लीजिए. दादा भाई नारोजी, ठीक है. बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी बॉम्बे के हैं. बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है. फिरोज शाह मेहता, इन्होंने पारसी वुमेन के लिए बहुत काम किया है. फिरोज शाह मेहता, ठीक है. WC बैनर्जी या बनर्जी जो भी है. एक आदमी और है, मदन मोहन मालवीय. ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम बता देते हैं. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है. 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहे हैं, ठीक है. भारत रत्न मिला है. गांधी जी को मिला है भारत रत्न. गांधी जी को मिला है भारत रत्न. नहीं मिला सर. गांधी जी को नहीं मिला है. गोपाल कृष्ण गोखले, ही इज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. दो ही बात बोले थे ये. गांधी जी जब आए साउथ अफ्रीका से इंडिया तो इन्होंने गांधी जी को बोला डायरी लेके आओ. दो ही बात बोले. फर्स्ट, इफ यू डोंट नो द इशू डोंट जंप टू इट, टेक योर टाइम टू नो. तो इन्होंने बोला कि अगले 1 साल तक कुछ नहीं बोलेगा तुम, ठीक है, चुपचाप पढ़ेगा, ज्यादा नाटक नहीं. दूसरा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा. कैसे कंप्लीट करेगा? गो अक्रॉस इंडिया and try to get first hand knowledge of the problem. गांधी जी 2 साल तक कुछ नहीं बोलते हैं. जब आते हैं इंडिया 25 या 22, कौन से जनवरी को आते हैं जिसको भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है? 9 जनवरी. श्योर? मुझे नहीं याद आ रहा है. ठीक है, ये जनवरी में आते हैं. कब आते हैं जनवरी में? ये तो आप लोग का प्रिपरेशन है. भारतीय प्रवासी दिवस इसको बोलते हैं. जनवरी 5. जनवरी 9 सर. ईयर बताइए ना. ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं, ठीक है. रास बिहारी बोस भी है. रास बिहारी बोस आपको फिर मिलेंगे एक बार जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंदन जाएंगे, ठीक है, और आजाद हिंद फौज की स्थापना करेंगे. ठीक है, समझ में आया?
यस सर। ठीक है, तो इन सारे नाम को लिख लीजिए, आपको क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। सारे नाम को रख लीजिएगा, ठीक है। और सही बात है, गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए थे, ठीक है। क्यों आए थे? 1915 में आए थे, और जब गए थे उसके बाद डायरेक्ट आए हैं इतने सालों बाद, ठीक है। कितने सालों बाद ये भी याद रखना होगा, ठीक है। 21 ईयर। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। 14 में आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, तो घर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट फेज में जाने से पहले हम लोग बाद में भी इसको देखेंगे, आपको समझना होगा कि व्हाई दैट सिचुएशन गॉट क्रिएटेड, दैट कांग्रेस मूव फ्रॉम मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट फेज। Okay, for that we need to know about लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1899 में आए, 1905 में वापस चले गए, ठीक है। एंड वंस ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय, ओके, उनको किस चीज का टाइटल मिला? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। इट वॉज हिज, मतलब लाइफ लॉन्ग ड्रीम, इट वॉज हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू गेट दैट वॉइस रॉयशिप ऑफ इंडिया। When he came to India as viceroy, it is said that no other man had that much of knowledge about India। ये पूरा का पूरा अपना है ना कोचिंग करके आया था, ठीक है। और इंडिया को क्या कहा जाता है? ईस्ट। तो इसका कहना था द ईस्ट इज ए यूनिवर्सिटी। काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन। ईस्ट इज ए यूनिवर्सिटी, इसको लिख लो। इन विच नो स्कॉलर, in which the scholar never takes a degree। मतलब ईस्ट इतना वास्ट है ना कि इसके बारे में आपको कभी जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। तो इसने पहला काम क्या किया कर्जन ने? देखो, कर्जन को लोग गाली देते हैं कि डफरिन के बाद ये दूसरा डफर आ गया, ऐसा करके, ठीक है। पर कर्जन जो था, अगर तुम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ही सक्सेसफुली लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, सक्सेसफुली लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल।
ठीक है, whose climax was achieved with division of India. ठीक है, लॉर्ड कर्जन वॉज ए ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसको इंडियंस गाली देते हैं, तो मैं आपको तारीफ करके बता रहा हूं ताकि आप समझिए कि उसने चीजों को कैसे समझा था। ही क्रिएटेड कमीशंस। ठीक है, टू प्रोब इनटू वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एंड देन इनैक्ट नेसेसरी लेजिस्लेशंस। ठीक है, जो वेरियस डिपार्टमेंट थे सच एज इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपका था आर्मी डिपार्टमेंट, जुडिशियल रिफॉर्म, इन सारे में इसने दिमाग लगाया। ठीक है, तो पहला देखो इसने क्या किया, पुलिस रिफॉर्म किया। ठीक है, इसने अपॉइंट किया 1902 में कमीशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ पुलिस। तो ये क्या था, 1992 पुलिस कमीशन। ठीक है, इसके हेड थे सर एंड्रयू फ्रेजर। फ्रेजर ठीक है, और इसके बाद इसने रिफॉर्म सजेस्ट किए। He understood that the police was in dire need of ट्रेनिंग। पुलिस को चाहिए ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, पुलिस को चाहिए सैलरी टाइम पे। तीसरा क्या चाहिए इसको, इंटेलिजेंस चाहिए। ठीक है, तो सैलरी के लिए इसने इंक्रीज किया जहां जहां हो सकता था सैलरी। ठीक है, स्ट्रेंथ, पुलिस का स्ट्रेंथ भी इसने बढ़ाया। स्ट्रेंथ मतलब नंबर, इसने बढ़ाया। इंटेलिजेंस के लिए इसने क्या बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो बाद में जाके सीआईडी बनती है। ठीक है, तो क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसी ने बनाया। ठीक है, दूसरा इसने ट्रेनिंग की बात की और फिर इसने बनाया कार्डर सिस्टम फॉर प्रोविंशियल पुलिस। ठीक है, ये इसी का देन है कि पुलिस में जो कार्डर सिस्टम आया है वो इसी का देन है। ठीक है,
ट्रेनिंग का जरूरत था, सैलरी का जरूरत था, सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाया, स्ट्रेंथ बढ़ाया, कार्डल सिस्टम भी बनाया। ठीक है। फिर इसने ये भी बोला कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो ना हायर पोस्ट पर। ठीक है, सिर्फ प्रमोट करके हायर पोस्ट पर मत भेजो। ठीक है, उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करो वहां पे। ठीक है, यहां पे समझ में आया? इन प्लेस ऑफ प्रमोशन। देखो, आप अभी भी स्टेट पुलिस में देखोगे तो लोग क्या बनता है, एसआई। क्यों? एसआई के बाद क्या बनेगा, एएसआई, उसके बाद एसआई, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी, डीएसपी के बाद क्या बनेगा, एसपी, एसपी के बाद क्या बनेगा, डीआईजी, आईजी, डी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। स्टेट में इससे बड़ा पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई एएसआई और कांस्टेबल मत लो, बस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए एट द पोजीशन ऑफ डीएसपी। ठीक है, तो जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में लोग रिक्रूट होते हैं तो वो क्या बनते हैं, डीएसपी। जो आईपीएस होते हैं वो क्या बनते हैं, एएसपी। दोनों है सेम पोजीशन, सेम पावर, पर नाम उसका एएसपी बना दिया जाता है। डीएसपी को भी एएसपी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, काम यही वाला रहता है, पर इस दोनों के बीच में एक पोजीशन ले आया गया है, एएसपी। ठीक है, आईपीएस पहले ये बनता है, फिर उसके बाद 6 7 8 साल के बाद एसपी बन जाता है। ठीक है, आप डीएसपी रहोगे, अच्छा काम करोगे तो 12 साल के बाद एसपी बन जाओगे। ठीक है, आजकल 3 4 साल में भी लोग एसपी बन जाते हैं, फिर क्या बनते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नया नया पोस्ट आ गया है। ठीक है, तो ये उसी ने बोला, करजन ने। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रमोशन, कार्डर सिस्टम फॉर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल पुलिस फोर्स, सीआईडी, इंक्रीज इन सैलरी, डायर नीड ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ। और जब उसने ट्रेनिंग दी ना, तो उसने एक और काम किया, ऑफिसर के लिए भी ट्रेनिंग स्कूल बनाए और कांस्टेबल के लिए भी बनाए। I would again request T hearing to please mute your kindly mute yourself. ठीक है, आपको लगता है एक तो मैं ही अनम्यूट किया, क्या दिक्कत है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, दूसरा, एजुकेशनल रिफॉर्म। ठीक है, इसको क्या लगा कि जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो सेंटर हो गया है जेएनयू टाइप। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस have become had become factories of पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी ने फिर 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया। कमीशन बनाया। ठीक है, उस आधार पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पास कराया। इससे क्या हुआ कि कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट के पास चली गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल।
ठीक है, इट वेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में स्टडी को बहुत प्रमोट किया गया, स्टडी एंड रिसर्च। ठीक है, नॉट फॉर द लव ऑफ स्टडीज। ठीक है, नॉट फॉर द लव ऑफ स्टडीज। ठीक है, बट टू make it an efficient hurdle in a race for job। ठीक है, यहां पे रिसर्च को डेवलप करने का एक ही पर्पस था कि जॉब उसी को मिलेगा जो रिसर्च अच्छे से करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ आइडियाज डिस्कस नहीं होंगे। जैसे जेएनयू के बारे में क्या है सबसे बड़ा इशू, कि यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनते हैं। आईआईटी का क्या है, यहाँ पे आपका टेक्निकल हब है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टार्टअप बहुत डेवलप हो रहा है। क्या पर्पस है जॉब, क्या पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग, क्या पर्पस है इकोनॉमी। जेएनयू में ज्यादा चीज क्या डिस्कशन होता है, पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, आइडियाज, आइडियाज। यहां पर क्या चल रहा है आईआईटी में, स्टार्टअप, टेक्निकल हब, जॉब, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी। है तो दोनों ही एजुकेशन, और दोनों रिक्वायर्ड है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो इसका फोकस जो था करजन का, वो एक ही था, टू मेक इट सेंटर ऑफ स्टडी एंड रिसर्च सो दैट इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब एंड इकोनॉमी। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज्यादा हो ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहा है, लोग सिर्फ नेता बनने का सोच रहे हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, नो वन इज ट्राइंग टू क्रिएट सॉल्यूशन। तो इसका पर्पस ये था कि इंडियंस लोग पॉलिटिकली एक्टिव ना हो। थॉट्स टू बी कर्ब्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तीसरा, इससे पहले क्या हुआ था, वाइड स्प्रेड आपका फामाइन हुआ था, ड्रॉट हुआ था, तो इन्होंने किया इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म हुए। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट होना मुश्किल हो गया। नॉन एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया। ठीक है, दूसरा, बिल्डिंग ऑफ कैनाल्स इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में कहां पर सबसे ज्यादा कैनाल्स बनाए, अपर चेनाब, अपर झेलम। ठीक है, लोअर बारी दुआब। बारी दुआब किस किस नदी के बीच में होगा, आप लोगों को बताया है मैंने ज्योग्राफी में। बीएसएन बीएस रवि। बीएसएन क्या रवि। क्या, बीएसएन रवि। व्यासन रवि। ठीक है,
तो इधर इन्होंने बनाया, ठीक है, और साथ ही इन्होंने एस्टैब्लिश किया क्रेडिट फैसिलिटीज। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लोन मिलेगा चीपर रेट पे। तो कौन सा लेजिस्लेशन लाया उन्होंने? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904, ठीक है। ही ऑल्सो इनकरेज्ड साइंटिफिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये तो एग्रीकल्चर के अंदर है सारा। इकोनॉमिक रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, क्रेडिट इनकरेज। इसके अलावा इकोनॉमिक में ही इन्होंने एक और क्रिएट किया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या क्या आया? पोस्ट, टेलीग्राफ, फैक्ट्रीज, रेलवे, माइंस, पोर्ट्स, यही सब आए। काइंडली मेक ए नोट ऑफ इट, ऑल ऑफ यू। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है। आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क किसका है? किस कंट्री का है? USA। सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क इंडिया का है। सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क, ठीक है। रेलवेज, ही एक्सपैंडेड द रेल नेटवर्क इन इंडिया। रेल लाइंस इससे ज्यादा किसी ने नहीं किया है, ठीक है। और इसी ने रेलवे बोर्ड को बनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम अभी रेलवे बोर्ड के जो चेयरपर्सन है, आईएएस ऑफिसर है, ही इज फ्रॉम एससी कम्युनिटी, ठीक है। ये भी नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन बना, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का बजट एक तरफ, रेल बजट एक तरफ, आप समझ जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब किसको कहाँ मिलता है? रेलवे में। Andrés, botón con esa papa, no, con botón que hace nada. Otra persona. Con esa papa. अरे माय गॉड, ठीक है। फिर इसने किया जुडिशियल रिफॉर्म। अब फोर्थ, ये सारे उसमें है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी में तो ये अलग आया, अब जुडिशियल रिफॉर्म, ठीक है। जुडिशियल रिफॉर्म से ना इसने नंबर ऑफ जजेस इन कोलकाता हाई कोर्ट को इंक्रीज किया। करजन अच्छा आदमी था भाई, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडियंस के लिए अलग था। जजेस
at Kolkata High Court. He only revised Indian Code of सिविल प्रोसीजर. अभी तक इंडिया खुद नहीं कर पा रहा है जितना काम ये करके गया है. रिवाइज किया इसको, रिवाइज्ड. ठीक है. इसने एक और काम किया था, इंक्रीज्ड द पेंशन एंड बेनिफिट ऑफ जजेस. ठीक है. फिर इसने क्या किया, आपको मैंने बताया था, हु इज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया? रिपॉन, लॉर्ड रिपॉन. तो वो जो काम किया था ना, उसका इसने उल्टा किया. कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट. इसकी वजह से बहुत इशू हुआ बंगाल में. ठीक है. 1899. इसमें क्या किया, undo the noble work of Lord Ripon. It reduced the number of elected members in the Calcutta Cooperation. इसका पर्पस था टू इंक्रीज द ब्रिटिश मेजॉरिटी. इसके कारण क्या हुआ, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस. रिसेंटमेंट, एक बार आदत लग गया था ना जी बैठने का, इलेक्शन लड़ने का एक बार आदत लग जाए तो फिर बहुत बुरा होता है. तो रिसेंटमेंट हुआ. ठीक है. और रिसेंटमेंट कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ. और कोलकाता क्या था, इट वॉज एट द सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हैपनिंग इन इंडिया. कोलकाता में जो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स जहां होंगे उनके खिलाफ वही मूवमेंट होगा ना जी. जेएनयू में मूवमेंट कब हो रहा है, जब उनको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है. ठीक है. और दिल्ली में है, और जेएनयू दिल्ली में नहीं होता, कहीं और पार्ट ऑफ इंडिया में होता तो इतना इफेक्ट थोड़ी ना होता. ठीक है. और एक बहुत बड़ा चीज जो कर्जन ने किया है वो रिमेंबर कीजिए, मॉन्यूमेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट. धन्यवाद कहिए आप लोग कर्जन को. जितना भी मॉन्यूमेंट्स इंडिया में बचे हैं ना, इसी एक्ट्स की वजह से बचे हैं. ठीक है. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी. ठीक है. और उसके लिए इसने सैंक्शन किया 50,000 पाउंड्स टू रिपेयर हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया. नहीं तो ब्रिटिशर्स सारा लूट लूट करके भाग गए थे. इसी आदमी ने रिपेयर की बात की. ठीक है. अजंता एलोरा को इसके समय में ही रिपेयर किया गया और रिस्टोर किया गया. सांची स्तूपा उसको भी बनाया गया. ठीक है. तो ये बहुत सही काम किया है कर्जन ने. ठीक है. अब कर्जन से गलती क्या हुई, मेजर मिस्टेक, वो है
पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? काइंडली राइट इट। इतना शॉर्ट में नोट्स लिखोगे तो मेंस में आपको कर्जन से एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपसे आएगा डायरेक्टली क्वेश्चन कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो जितना कर्जन किया है इसी के खिलाफ तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हल्ला बोला। दूसरा, कल्चर के बारे में जब भी आएगा तो कर्जन लिखिए, रेलवे के बारे में जब भी आया कर्जन लिखिए, एग्रीकल्चर के बारे में जब भी आया कर्जन लिखिए, एजुकेशन के बारे में जब भी आया कर्जन लिखिए, आर्मी के बारे में भी आए तो कर्जन ही लिखिए। कर्जन ने आर्मी में भी रिफॉर्म किए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए उसके, ठीक है। आर्मी में कमांड आजकल जो हम लोग सुनते हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ये सब सब कर्जन का किया गया, ठीक है। तो यहां तक लिख लिए। जस्ट गिव मी ए ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, चलेगा? Okay, sir. Just 2 minutes, I will be back. या मैं आता हूँ। दादाजी का ये मच्छरदानी कोयल तुम जला जानता है ना, जला के इधर में रख दो, वो प्लेट के ऊपर है ना, उसको फेंक दो, उसका जला नहीं सकेगा ना, जला दो तो। उसको ना पाव खोल के डस्टबिन का पाउडर में रखो, डस्टबिन पर से पाव खोलो, डस्टबिन से, हाँ ऐसे करके तब उसका अंदर ऐसे ऐसे करो, उसका पैकेट खोलो, समझ गया ना? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, Yes, sir. देखो, लेट्स स्टार्ट। देखो, कर्जन का सबसे बड़ा इशू जो था तो वो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है। इट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है? 1905 में, ठीक है। कर्जन क्या किया, वो टूर किया बंगाल का, ठीक है। बंगाल में तभी क्या आते थे आपका, बिहार, उड़ीसा,
क्या, तभी उसका नाम उड़ीसा था, उड़ीसा एक ऐसा। ठीक है, तो इसके आने से पहले ना 1865 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अलग बन चुका था पंजाब से। ठीक है, और आपका आसाम जो था उसको 1874 में सेपरेट कर दिया गया था, आसाम। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आज का आसाम है वो सब मिला करके एक आसाम बनता था। ठीक है, उसको अलग कर दिया गया था 1874 में। तो इसने सर्वे किया बंगाल का। ठीक है, कर्जन ने, कर्जन का काम क्या था, कमीशन सेट करना और फिर रिफॉर्म करना। तो सर्वे करवाया। ठीक है, सर्वे करने के बाद इसने क्या फाइंड किया कि जो बंगाल है, ठीक है, उसमें 80 मिलियन लोग हैं, 80 मिलियन। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट जो 25 मिलियन है या 21 मिलियन है, एग्जैक्ट में 21 मिलियन, वो नॉन बंगाली है, बिहारी प्लस उड़िया, ये है। ठीक है, तो इसने सोचा कि अगर बंगाल को हम डिवाइड कर लें, ठीक है, 60 मिलियन लोगों को लगभग हम डिवाइड कर लें इन सच ए मैनर, ठीक है, कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो प्रोविंस बने। ठीक है, तो 30-30 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो उसने देखा जो ईस्ट बंगाल था, ढाका, राजशाही और चिटागोंग। ठीक है, यहां पे 18 मिलियन मुस्लिम है और 12 मिलियन हिंदू है। तो ये एक बन जाएगा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। सिर्फ यही नहीं, ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, सिक्सटी मिलियन, 20 मिलियन बिहारी, उड़िया, इसमें से 30 मिलियन ईस्ट बंगाल, 18 मिलियन मुस्लिम, 12 मिलियन हिंदू। इसमें जो मुस्लिम है दे आर पेजेंट्स, जो हिंदू हैं लैंडलॉर्ड, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो इनके बीच में डिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या आएगा, ढाका आएगा, राजशाही आएगा और चिटागोंग आएगा। ठीक है, इधर ही दो जगह था और मेमन सिंह। ठीक है, जगह का नाम है मेमन सिंह, आदमी का नहीं है। ठीक है, एंड बाकेरगंज डिवीजन है। इधर बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होता था। तो उसको वहां का जो पुलिस था वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इस प्रिटेक्स पे
उन्होंने डिवीजन ऑफ बंगाल कर दिया। देखो यहां पर ही हैज सोन द सीड ऑफ डिवाइड, ठीक है, एंड इट वॉज वेल अंडरस्टूड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल। But the problem was educated middle class and landlords were only having the opportunity to get education. Majority of Muslims were peasants, so there was conflict of interest. ठीक है, and due to that, evidently, as I have suggested, the Mohammedans or the Muslims of East Bengal were won over by the political and material advantages which Curzon promised to the Nawab of Dhaka. ठीक है, इन्होंने इसे उनको प्रमोट किया, बोला कि अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं करोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास हिंदूज को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेटेड हिंदूज को, तो तुम्हारी ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिशन जो था सबसे ज्यादा कौन किया? एजुकेटेड इंडियंस। तो एजुकेटेड इंडियंस तभी क्या पढ़ते थे? बैरिस्टर। ठीक है, तो कैलकाटा बार ने इसको अपोज किया। ठीक है, और दूसरा कौन अपोज किया? जर्नलिस्ट्स। ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल ने दिया। क्या दिया? उन्होंने बोला कि कलकत्ता बार एसोसिएशन इसलिए इसका अपोज कर रहा है क्योंकि ढाका में हाई कोर्ट खोलने नहीं देना चाहता है। दूसरा, जर्नलिस्ट नहीं चाहते हैं कि ढाका में न्यूज़पेपर प्रिंटिंग हो, प्रिंट मीडिया, एंड दिस लेड टू डिक्लेरेशन ऑफ बंगाल ए सेटल्ड फैक्ट, declared by new secretary of state। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड मॉर्ली। क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ही तो देखता था वहां ब्रिटेन में। लॉर्ड मॉर्ली ने बोला इट्स ए सेटल्ड फैक्ट। अब कर्जन जो था वो खुल के खेलता। ठीक है, पर एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? लॉर्ड कर्जन जो था वाइसरॉय था। ठीक है, इसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ठीक है, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के पास 15 लोगों की काउंसिल थी, काउंसिल फॉर इंडिया, और इसको इंडियन काउंसिल भी कहा जाता था प्यार से। ठीक है, इसमें एक होता था, 8 होते थे कंपनी की तरफ से, क्राउन की तरफ से 7 होते थे कंपनी की तरफ से,
तो वॉइस रॉय का भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, प्राइम मिनिस्टर था तो उसका मिनिस्टर होगा ना। ठीक है, इसका भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो मेंबर्स होते थे जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते थे। मेंबर्स इसके ज्यादा होंगे पर इसमें दो मेंबर्स थे जो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक होता था कमांडर इन चीफ और दूसरा होता था वही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से के बैकग्राउंड से मिलिट्री मेंबर। ठीक है, मिलिट्री मेंबर जो हेड होता था मिलिट्री के एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का, और यही एडवाइस देता था वाइसराय को मिलिट्री मैटर्स में। तो एक बात बताओ, कमांडर इन चीफ को यह आदमी पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा? मिलिट्री मेंबर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हेड, वो पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा? पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, मुझे ये बताओ। तो समझ नहीं आया। देखो, तुम लोग कहीं और सोच रहे थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को 15 मेंबर्स थे असिस्ट करने के लिए। ठीक है, कर्जन जो वाइसरॉय था, इसको भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो उसको असिस्ट करती। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो मेंबर्स मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते थे, एक कमांडर इन चीफ था जो मिलिट्री का था और दूसरा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। तो वो कमांडर इन चीफ को पसंद आएगा ये आदमी? इसका मिलिट्री से कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका, बस वो एग्जीक्यूटिव हेड है मिलिट्री डिपार्टमेंट का। तो कमांडर इन चीफ को पसंद आएगा? नो सर। नहीं पसंद आएगा ना जी। तो कमांडर इन चीफ ने इसका विरोध किया। आप लोग मुझे देख सकते हैं? कैन यू गाइस सी मी? नो, नहीं दिख रहा सर। अच्छा, नहीं दिख रहा है, मैं भी आप लोग को नहीं दिख सकता हूं। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ को मिलिट्री मेंबर्स पसंद आएगा वहां पे, जो मिलिट्री बैकग्राउंड का नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड है। चलो तुम लोग को अलग तरीके से समझाता हूं। आपको पता है सिविल सर्विसेज में जब आप आईएएस बनते हो तो एक और डिपार्टमेंट होता है मिलिट्री अकाउंट सर्विसेज, पता है या नहीं है? अरे भाई बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. मिलिट्री अकाउंट सर्विसेज एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, और एक और डिपार्टमेंट है मिलिट्री स्टेट सर्विसेज। ठीक है, वो भी यूपीएससी का जो आप एग्जाम दोगे आईएएस, उसी एग्जाम से वो आदमी बनता है। तो उसको एट पैरेलल टू चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रखे तो पसंद आएगा चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस को वो बात? नो सर। क्यों नहीं पसंद आएगा बताओ? डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है सर। हाँ, डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है, देखो समझो इस बात को कि आप लोग सब देखो, मुझे एक आदमी है, वॉइसरॉय है, उसका काउंसिल है, उसके काउंसिल में एक कमांडर इन चीफ है मिलिट्री का,
और दूसरा आदमी है जो ब्यूरोक्रेसी में रहा है, मिलिट्री के डिपार्टमेंट का काम किया है उसने ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, तो क्लास चल रहा है, सब कोई का कॉल अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो पसंद आएगा वो कि आपने किसी एग्जीक्यूटिव को, सिविल सर्वेंट को हमारे तुलने में बैठा दिया है? नहीं पसंद आएगा ना। नहीं सर। तो कमांडर इन चीफ को ये बात पसंद नहीं आया। कमांडर इन चीफ किसको कंप्लेन करेगा? आप होते कमांडर इन चीफ तो किसको कंप्लेन करते? वाइस रॉय। गलत, कभी ये गलती मत करना। सेक्रेटरी सर को। हाँ, वो आपका काम नहीं होगा, करना चाहिए था आइडियली उसको वाइसरॉय को। ठीक है, पर ये तेज आदमी था, कमांडर इन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंप्लेन किया। ठीक है, तभी प्राइम मिनिस्टर जो थे लंदन इंग्लैंड के बदल गए, दूसरी पार्टी आ गई। तो वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर दिया कि करजन गलत है, कमांडर इन चीफ सही है। ठीक है, करजन बोलता रहा कि ये सब गलत बात है, इसको रहने दो। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने कन्विंस कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि यहाँ पे गलत है। तो करजन ने बोला ठीक है, एक आदमी को रहने दो, लेकिन इसको सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का हेड बनाओ। सप्लाई डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, कमांडर इन चीफ को सिर्फ एक आदमी को पावर दे दोगे तो करप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मिलिट्री का अकाउंट सर्विसेज जो होता है ना, वो सिविल सर्वेंट के पास है। मिलिट्री की स्टेट सर्विसेज जो है ना, वो सिविल सर्वेंट के पास है, नहीं तो पूरा घोटाला चलते रहेगा। एक ही आदमी के पास चला जाएगा ना पावर, तो दिक्कत है। तो करजन बोला, करजन ने अपॉइंट किया एक आदमी को, मिलिट्री मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सप्लाई। ये बात फिर कमांडर इन चीफ को बहुत बुरा लगा, बोला आपने मुझसे सलाह नहीं लिया, आपको लेना चाहिए था। अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वाइसराय को ये ऑर्डर दिया। इस बात पे करजन को बहुत बुरा लगा कि भाई मैं वाइसराय हूं, आप क्यों बार बार कमांडर इन चीफ का बात मान लेते हैं। इसने रिजाइन दे दिया करजन ने। ये बात वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी समझ में आई कि करजन को उल्लू बनाया है। ठीक है, करजन अपनी जगह सही था, पर उस समय जो आदमी था कमांडर इन चीफ, उसका नाम था किचनर्स। उसका नाम था किचनर्स। किचनर्स, ठीक है। ही वॉज वेरी गुड सोल्जर, आर्मी कमांडर एंड टैक्टिशियन। अपने बात को कहना जानता था। और यहां पर इसने फोर्स किया करजन को विथड्रॉ करने के लिए अपना नॉमिनी जिसको उसने बनाया था। करजन को लगा कि मेरी बेइज्जती होगी, ही रिजाइंस। ठीक है, तो इसी को कहते हैं करजन किचनर्स कंट्रोवर्सी। करजन रिजाइन कर देता है 1905 में, और उधर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो विद दिस वी विल एंड द क्लास टुडे। टुमारो वी विल कवर बोथ योर स्वदेशी मूवमेंट। टुमारो वी विल कवर योर बोथ स्वदेशी मूवमेंट प्लस एंट्री ऑफ गांधी एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कल आपका स्वदेशी मूवमेंट, सर एक सेकंड पहले सुन लो। स्वदेशी मूवमेंट, गांधी जी का आना और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलेगा। अब बताओ क्या पूछना है। सर आपका क्लास जो मॉर्निंग को नहीं है तो 4 बजे से होने से ठीक है। अभी फिर 7 बजे फिर क्लास होगा तो ना कंटिन्यू बैठ जाता है हम लोग के देखो, लिए। ये आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। आप ही का लड़का बोला मुझे कि सर हम क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा ये चल रहा है, ऑफिस चल रहा है। तो फिर बाद में 10 लोगों ने बोला शाम में 5 बजे। तो आज आप लोग बोलो मैं सवेरे 7 बजे करा दूं क्लास, 7:30।
सर 8 बजे से होने से भी हो जाएगा, क्योंकि शाम को फिर अभी कंटिन्यू फिर 9 साढ़े 10 बजे तक कंटिन्यू क्लास करते हैं ना, तो तो प्रॉब्लम 8 बजे सवेरे कर दूं क्लास 8 AM? ये सर 8 बजे को करा देंगे, अच्छा हाँ होगा। होगा सर। तो भाई मुझे क्या है, मुझे तो गांधीयन मूवमेंट खत्म करके इंडिपेंडेंस घोषित कर देना है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं, सर क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं ये खत्म कर देना चाहता हूं। आपका बाकी 3-4 दिन का है एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, इंडस वैली आप सिविलाइजेशन, एक सेकंड सुन लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन है। दूसरा है आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यंस, ठीक है, गुप्ताज। ठीक है, ये तो तुरंत हो जाएगा, फैक्चुअल है। ठीक है, यही मुझे समझाना है, इसी से क्वेश्चन आएगा, उधर से 2 क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आएगा नालंदा, महावीर, तक्षशिला, विक्रमशिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, 2 क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। अगला क्लास 8 AM कर देगा। बोलो जिसको जिसको बोलना है, सब कैमरा ऑन करो, सबका मैं चेहरा देखूंगा। आप भी मेरा देखिए। आई शुड नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास। सर मॉर्निंग 8 AM तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। 4 बजे से लेके पासवर्ड दो सर डायरेक्ट 6 बजे तक ले लीजिए ना। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आपस में मेरा डिसाइड पार्ट करो। में नहीं, वो ओपन का पार्ट में होना है। जो वो शाम अभी का वो टाइम, रूम में सुनो, सब मुझे जाके शाम कर का रहा टाइम छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे मार्केटिंग करनी है उसके हिसाब से। ठीक है, हूँ। नो हाँ, वो बहन से कर दो। तो सर कल 4 फ्राइडे PM है। टू मेरा एक 4 काम PM टू रुका, 6 PM। एक सेकेंड, मेरा एक काम रुका हुआ है कल, तो कल मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। ठीक है, टुमारो आई वांट टू टेक छुट्टी। तो कल 8 AM क्लास करा लो, कि कल छुट्टी नहीं मिले। 8 AM to 10 AM क्लास हो जाएगा कल, ओनली फॉर टुमारो। बाकी मुझे डिसाइड करके बताओ। सर कल ओनली के फॉर लिए होने टुमारो। से तो ठीक है, लेकिन सर प्रिपरेशन भी करना होता है सर। सुबह कभी कभी तकलीफ हो जाता है उठने के लिए ना 8 बजे मैं तक। मानता हूं भाई, ये तकलीफ 15 दिसंबर तक ही तो लो। लाइफ लॉन्ग तकलीफ थोड़ी है, शादी थोड़ी करने का रहा हूं मुझसे। सर कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, कभी कभी सुबह का 4-5 बजे तक बैठ जाता है ना, तो सर इसलिए। देखो ये बात मैं मान रहा हूँ, कभी कभी कल का कर लो 8 AM to 10 AM, कल का एक दिन का कर सकते हैं ना। ठीक है सर। ठीक है, और आप लोग आपस में डिसाइड करो टाइम क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी मैसेज आता है ना कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, और पैसा सबने दिया है, सब मेरे स्टूडेंट है। किस किस को दुखी करेगा, बताओ। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेने दो, नहीं तो सोचेगा क्या क्या रिकॉर्डिंग भेज देता है ये आदमी।